अच्छा, हमारा टॉपिक जो है आज का वो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे वाटर के बारे में, फिर हम स्टार्ट करेंगे वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं वाटर क्या है। वाटर जो है वो अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी का वो क्या है, वाटर है। 70 to 90% सेल हमारी बॉडी 70 to 90% किससे बनी है, वाटर से बनी हुई है। उसके बाद ये क्या है, मीडियम ऑफ लाइफ है। मतलब क्या, आपने अपने डेली लाइफ में भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जहाँ पानी मौजूद होता है वहीं लाइफ होती है, वहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, मीडियम ऑफ लाइफ है। उसके बाद कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होते हैं, वाटर की मौजूदगी में होते हैं। यही मेंशन है, ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है। अब कैसे रिएक्शन हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, हाइड्रो का मतलब हमने देखा था कि क्या होता है। हाइड्रो का मतलब हमारे पास होता है वाटर, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो वाटर की मौजूदगी में जो चीज़ ब्रेक डाउन हो रही होती है, ये एग्जांपल यूजुअली होती है डाइजेशन में, जो हमारे प्रोटीन लिपिड डाइजेस्ट हो रहे होते हैं, तो हाइड्रोलिसिस की मदद से हो रहे होते हैं। तो ये भी इसकी एग्जांपल है। हाइड्रोलिसिस जो है वो वाटर की मौजूदगी में होगा। उसके बाद वाटर जो है वो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल भी है। क्या मतलब इसका, कि आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पता होगी, क्या होती है, 6 CO2 और 6 वाटर, और इससे मिलके फिर ग्लूकोज बनता है, और जो है हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो जो वाटर यूज़ हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए इसको कह रहे हैं रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है भाई। अब हम देखते हैं आगे क्या मेंशन है। इसको मैं मिटा दूं पहले। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं आगे क्या बात मेंशन है। अच्छा, आगे जो है इन्होंने बताया हुआ है कि केमिकल फार्मूला वाटर क्या है, H2O है। ठीक है, दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा, ये केमिकल फार्मूला वाटर है। उसके बाद वाटर जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये बात थोड़ी समझने की है, मैं आपको पहले समझाता हूँ ये बात, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, बुक में देखेंगे। देखें, असल में होता क्या है कि जैसे हमारे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो ये अगर ऑक्सीजन है और ये दो हाइड्रोजन है, आपको पता होगा ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और H2O जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है शेयर कर रहे होते हैं दोनों एलिमेंट्स। तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने ज़ाहिर है इसको 8 चाहिए कंप्लीट करने के लिए आखिरी शेल, और हाइड्रोजन के पास आखिरी शेल में एक होता है, तो इसको एक और चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके आखिरी शेल में जो है वो 6 हैं। 6 हैं, और इस ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ये एक हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन का है, ये भी एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। अब हम देखें तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक इसका अपना था और इसको दो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए। ये भी हाइड्रोजन वाला, ये भी हाइड्रोजन वाला, तो 6 की जगह 8 हो गए। और हाइड्रोजन को दो चाहिए, तो इसको ये एक इसका अपना, एक ऑक्सीजन का, और ये वाला ऑक्सीजन का मिल गया, इसको दो इसके पूरे हो गए। अब हो क्या रहा है, मैं आपको ये स्ट्रक्चर दोबारा बनाता हूँ। अब ये हो रहा है कि अब मैं एक हाइड्रोजन के साथ सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी सेम ही होगा। इसने इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ये समझ लें हाइड्रोजन क्या है, और ये समझ लें क्या है, ऑक्सीजन का है। अब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया, मगर अब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ऑक्सीजन में ज़्यादा है। ठीक है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज़्यादा है, और हाइड्रोजन में क्या है, वो ताकत कम है। तो ऑक्सीजन जब इस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा जो है फोर्स से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, इससे हट रहा है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो दूसरा जो हाइड्रोजन होगा उस पर भी ऐसे होगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसका यही रीज़न है कि इसका खींचने की ताकत, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। खींचने की ताकत को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इससे अब क्या हुआ, मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इससे ये हुआ कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव आ गया। ठीक है, और जो ऑक्सीजन पे है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब इससे ये होगा कि जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो हम इसको कहते हैं कि ये बन गया है पोलर मॉलिक्यूल। क्या बन गया है, पोलर मॉलिक्यूल बन गया है। तो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पोलर मॉलिक्यूल की इंपॉर्टेंस क्या है, आपके बुक में भी मेंशन है चीज़ें। एक चीज़ मैं इससे पहले आपको और एक्सप्लेन करूँगा कि अगर ये, अब मैं दोबारा बनाऊँगा ये वाटर का मॉलिक्यूल। अगर ये हमारे पास ऑक्सीजन है, इस पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, और ये हाइड्रोजन है, इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी हाइड्रोजन है, इस पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अच्छा, अब अगर हम कंसिडर करें कि यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है हमारे पास, और इसका यही हाइड्रोजन है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव है और इस पे नेगेटिव है। तो ये वाला पॉजिटिव जो है ज़ाहिर है नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा जब। ठीक है, और यहाँ आप कंसिडर कर लें कि यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल है।
ठीक है, और इस पे यही पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये वाला ऑक्सीजन देखें ये इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो आपस में वाटर मॉलिक्यूल्स की नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन जो आ रही है, ये वाली और ये वाली, इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर के अलग सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं और एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये किस वजह से आई कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज आपस में जब बॉन्डिंग बना रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है। अच्छा, अब जो हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल पे जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आए, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पोल्स क्रिएट हो गया। ये पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डाईपोल हो गए। डाईपोल, डाई का मतलब दो होता है और पोल, डाईपोल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बुक में। अच्छा भाई, बुक में क्या है, अब हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ क्या मेंशन है कि वाटर मॉलिक्यूल पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्या है हाइड्रोजन पे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अच्छा, इस सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से क्या है, डाईपोल आ रहा है, दो पोल्स बन रहे हैं। अब यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये डाईपोल और ये पोलर मॉलिक्यूल की वजह से, सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर के पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, हाई पोलैरिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कोहेसिव एडिशन, ये सारी चीज़ें इसके पास आ रही हैं। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाईपोल हो गया और पार्शियल जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। तो हम वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इंटरमॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के आपस में, एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन थी। हमने चेक किया था, अभी देखा था कि एक मॉलिक्यूल था वाटर का, वो सेम मॉलिक्यूल नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट कर रहा था। अगर इसी के अंदर अट्रैक्शन होती तो कहते हैं इंट्रा, तो अगर दूसरे मॉलिक्यूल इसके साथ वाले मॉलिक्यूल से है तो ये इंटर कहला रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और क्या है, कंटेन पार्शियली पॉजिटिव है और अदर क्या है, पार्शियल नेगेटिव है। तो उसकी वजह से इनकी क्या आ रही है, अट्रैक्शन आ रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ करेक्टर्स आते हैं वाटर में, वो हम ये करेक्टर कोहेसिव और एडिशन अट्रैक्शन होती है वाटर में। अब पढ़ते हैं क्या है कोहेजन अट्रैक्शन, क्या होती है। कोहेजन अट्रैक्शन ये होती है कि हमने अभी देखा भी था कि वाटर मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसके बीच में क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। को क्यों थी हम ये सारा देख चुके हैं। एक और वाटर मॉलिक्यूल भी इससे होगा, ये और वाटर मॉलिक्यूल। तो आपस में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल आपस में जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में वन सिंगल यूनिट बना रहे हैं। ये आपस के अट्रैक्शन को हम क्या कह रहे हैं, एडिसिव अट्रैक्शन। देख लेते हैं क्या लिखा है, द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। सॉरी, मैंने आपको एडिसिव बता दिया, कोहेसिव है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक वाटर मॉलिक्यूल के आपस में इंटर मॉलिक्यूलर आपस में जो अट्रैक्शन है, जो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी, वो क्या कहला रही है, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव फोर्स अट्रैक्शन ये क्यों है, ड्यू टू पोलर वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें बनते हैं जिसकी वजह से एक सिंगल यूनिट लॉन्ग चेन बन जाती है। ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना था, एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन में क्या होगा, नेगेटिव। इस पर पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव जो अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या क्या कहलाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल आपस में, यहाँ भी मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी मॉलिक्यूल होंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक सिंगल यूनिट बना लेंगे, जिसको हम क्या करें, कोहिजन, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडिसिव फोर्स। एडिसिव फोर्स क्या है, एडिसिव फोर्स एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल की, अगर ये कंटेनर है, कोई वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जा रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल की इस कंटेनर के लिए अट्रैक्शन क्या कहलाएगी, एडिसिव फोर्स। अब हम देखते हैं द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल क्या कहलाती है, एडिसिव फोर्स। और ये क्या है, इट कैन होल्ड वाटर मॉलिक्यूल इन द वेसल एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैकफ्लो। वेसल का मतलब वो ये कंटेनर है, वेसल है, तो वो क्या होगा, वो आपस में वाटर मॉलिक्यूल उस वेसल की वॉल से अट्रैक्ट होंगे और वो क्या कहलाएगी, एडिसिव फोर्स। ये जाइलम में यूज़ होता है, कोहेसिव और एडिसिव देखें। अगर जाइलम वेसल है, जाइलम आपको पता होगा प्लांट्स में होता है और उसमें वाटर कंडक्ट होता है रूट से। तो जाइलम में अगर वाटर मॉलिक्यूल ये जा रहे हैं, क्योंकि प्लांट में कोई मशीन तो है नहीं जो वाटर को रूट से ऊपर लेके जाए, तो वो जाइलम वेसल से जाता है। तो कैसे जाएगा, एक तो होगी इनमें कोहेसिव फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। दूसरी होगी इनमें एडिसिव फोर्स जो जाइलम वेसल की वॉल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो क्या करेंगे, ये दोनों फोर्सेस की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो ऊपर कंडक्ट होंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने देख ली। अब है अगली प्रॉपर्टी, हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ पहले। स्पेसिफिक हीट इसको कहते हैं कि हम अगर 1 ग्राम को, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, यहाँ पर वाटर को हम पढ़ रहे हैं तो वाटर का ही होगा ज़ाहिर है। 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना चाहें और कितनी हीट हमें चाहिए होगी, ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कितनी हीट हमें चाहिए, किसके लिए हीट चाहिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है, उसको क्या करें, स्पेसिफिक हीट। अब देखते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 सेल्सियस। इन्होंने 15 to 16 एग्जाम्पल दी हुई है, कोई भी हो सकता है 1 सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करना है। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है क्यों। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो हम ये देखते हैं कि 1 ग्राम ऑफ वाटर का 1 सेल्सियस चेंज टेम्परेचर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ये है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या क्यों है, पहले ये देखते हैं। ये इसलिए है क्योंकि वाटर की पोलर नेचर है और दूसरा रीज़न है इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पोलर नेचर हमने पढ़ा कि क्या बनने थे, डाइपोल्स बनने थे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये डाइपोल बन रहे हैं तो ये पोलर नेचर कहला रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल की दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के लिए अट्रैक्शन क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन दो रीज़न की वजह से स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये टेम्परेचर स्टेबलाइज़र है। टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हम कोई बहुत हॉट या कोई ऐसे एरिया में चले गए जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो अब वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज़ नहीं होगा। अगर बहुत जल्दी राइज़ हो जाए तो हमारी बॉडी के एंजाइम भी डैमेज हो जाएंगे। आपको पता होगा एंजाइम जो 37 डिग्री पे मैक्सिमम काम करते हैं, और हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे जो है फंक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, बॉडी के फंक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम अगर कोई बहुत हॉट एरिया में भी चले जाएं तो हमें हमारी बॉडी पे इतना फर्क नहीं जल्दी पड़ेगा, क्योंकि वाटर हमारी 70 to 90% बॉडी क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या करेगी, उस टेम्परेचर को बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, तो टेम्परेचर इतनी जल्दी बॉडी का चेंज नहीं होगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा क्या है कि प्रोटोप्लाज्म को जो है प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट थर्मल चेंजेस। तो ये भी वही बात है, वैसे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर होता है। प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली क्या है, अगर ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर वाला पार्ट है, सेल हमने देखा 70 to 90% वाटर था, तो प्रोटोप्लाज्म को थर्मल चेंजेस से बचाता है, ये भी वही बात है। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि थर्मल स्टेबलाइजर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने से बचाता है, इसकी इंपॉर्टेंस हो गई है। हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस इसकी सेम है, मगर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो इसकी डेफिनेशन अलग है। इसका मतलब क्या है कि हमें कितनी हीट चाहिए, कितनी हीट चाहिए किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में ले जाने के लिए। किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में ले जाने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो हम वाटर पढ़ रहे हैं, तो हम वाटर को लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में ले जाने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, वो कहलाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में जाने के लिए वाटर को। इसकी भी इंपॉर्टेंस वही है जो हमने ऊपर पढ़ी। अब देखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट क्या 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 कहला रहे हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये कितनी होती है, 574 किलो कैलोरी पर केजी। ये आपको वैल्यू जो है याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अब इन्होंने आगे बताई हुई इसकी इंपॉर्टेंस, वाटर रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हाई हीट टू चेंज इन स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट गिव स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल एंड स्टेट इन सेल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है, और इसकी स्टेट जो हमारी, अगर मिसाल के तौर पर सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर 70 to 90% वाटर है, ठीक है। अगर इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन कम हो, क्या मतलब कि कम हीट पे ये गैस में बन जाए, तो हम अगर कोई भी गर्म इलाके में चले गए, थोड़ी सी हीट मिलेगी तो ये गैस बन जाएगा। जब गैस बन जाएगा तो ज़ाहिर है वाटर गैस बन गया, तो हमारे सेल, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी बॉडी की सेल। तो ये क्या कर रहा है, ये दे रहा है वाटर को स्टेबिलिटी, इट गिव स्टेबिलिटी टू वाटर मॉलिक्यूल इन इट स्टेट इन सेल, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी दे रहा है। स्टेट का मतलब है कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेंगे। उसके बाद क्या है कि थर्मो रेगुलेशन में काम आ रहा है। ये वही कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर देखा कि अगर सडन चेंज इन टेम्परेचर हो तो हमारी बॉडी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है व्हेन एवोपरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको पहले ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये कंटेनर है अगर, ठीक है, ये कंटेनर है और हमने इसको हीट दी तो जो जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी वो क्या करेंगे, ऊपर से वो एवोपरेट कर जाएंगे। जब हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल एवोपरेट कर गए तो जो बचे उनकी क्या है, उनकी एनर्जी लो है, जो बचे हैं, तो जो एनर्जी लो है जिन मॉलिक्यूल की, तो वो क्या होंगे, वो हमें कूलिंग इफेक्ट देंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी लो है। हीट कैसे आती है हमें, जो है वो हीटिंग इफेक्ट कैसे आता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो वो हमें देंगे हीटिंग इफेक्ट। तो वो मॉलिक्यूल जब चले गए तो बचे ही लो एनर्जी वाले, तो हमें क्या आएगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हमें ये क्या देता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है। ये हो गया हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर हम वाटर में, मिसाल के तौर पर मैं आपको ये भी कंटेनर बना के बताता हूँ, अगर ये कंटेनर है वाटर इसमें मौजूद है, ठीक है, इसमें हम ऑयल का ड्रॉप डाल दें, तो ये पूरे वाटर में एक्सपेंड नहीं करेगा, ये एक जगह रहेगा। ये इसका मतलब ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का। ये देखें, ये भी यही लिखा है, इट इज टेंडेंसी ऑफ वाटर
टू कोलेंस ऑयल ड्रॉपलेट इनटू लार्ज ड्रॉपलेट, ठीक है। ऑयल ड्रॉपलेट को एक ही लार्ज ड्रॉपलेट में रहेगा, पूरे वाटर में जो है वो एक्सपेंड नहीं होगा। ये क्यों है? ये इसलिए होता है, इसका एक मैकेनिज्म है। वो क्या है कि जैसे ही हमने वाटर में ऑयल ड्रॉपलेट डाला तो वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो पहले डिस्ट्रॉय होंगी, उसके बाद न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। पहले जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद थे, अगर ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद थे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो जाकर डिस्ट्रॉय, उसके बाद नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड और ज़्यादा बॉन्डिंग आपस में होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाएगा। यही बात मेंशन है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, देन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने क्या बॉन्ड को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद क्या किया, दोबारा मोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए विद देमसेल्व्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्लम टुगेदर, ठीक है। ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। जब इनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आया, जैसे ऑयल ड्रॉपलेट, वो क्या हुआ, क्लम टुगेदर, एक जगह जो है एक चीज़ रुक गया, फैल नहीं सका। इसको हम क्या कहते हैं, दिस एक्सक्लूड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस ऑयल फ्रॉम वाटर, ठीक है। इसने जो ऑयल है या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का मतलब ये है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, फोबिक का मतलब है हीटिंग। तो वाटर हीटिंग मतलब जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते ऐसे सब्सटेंस को क्या कर दिया, अलग कर दिया, एक जगह क्लम कर दिया, वाटर में डिजोल्व नहीं हो सका। तो ये प्रॉपर्टी है वाटर की, इसका मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। पहले बॉन्ड ब्रेक हुए, फिर बॉन्ड दोबारा बने, और वो दोबारा बने थे वो स्ट्रॉन्गर बने थे, और उसने उसकी वजह से क्या हुआ, वो उस मॉलिक्यूल को एक जगह क्लम कर दिया, फैलने नहीं दिया। अब अगला है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन का मतलब क्या है? देखें, अगर ये वाटर है, अगर ये वाटर है H2O, ये आयनाइज होके टूट के क्या बनाता है, H प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस, ठीक है। तो ये आयनाइज होके बना लेता है। अब ये वाला रिएक्शन जो है वाटर का टूटना, हाइड्रोजन H प्लस में OH माइनस में, क्या रिवर्सिबल है, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये दोनों मिलके दोबारा वाटर भी बना सकते हैं, और वाटर दोबारा इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन चल सकता है। मगर दोनों डायरेक्शन में चल तो सकता है, मगर ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम अपना मेंटेन करता है। मतलब क्या, कि अगर मिसाल के तौर पर 10 वाटर मॉलिक्यूल ने टूट के बनाया हमारे पास H प्लस और OH माइनस, तो 10 ही H प्लस OH माइनस मिल के क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, दोनों तरफ के रिएक्शन बराबर चल रहे होते हैं। ये बात मेंशन है, वाटर मॉलिक्यूल टूट के ये बना लेते हैं H प्लस OH माइनस, ये रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से वाटर क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, देखिए, एसिड आपको पता होगा, एसिड क्या होता है, H प्लस जो हो, अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो H प्लस दे, उसको हम कहते हैं एसिड है। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो OH माइनस दे, उसको हम कहते हैं क्या है, बेसिक है, ठीक है। अब एसिडिटी और बेसिडिटी ये होता है कि अगर ये स्केल है, पीएच स्केल होता है, 1 to 14 तक पीएच होती है, 7 न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से नीचे क्या होंगे, सारे एसिड होंगे, 7 से 14 तक क्या होंगे, बेसिक होंगे। और हम एसिडिटी को कैसे मेजर करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन से। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो चीज़ क्या होती है, एसिडिक होती है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन कम है तो वो चीज़ क्या होती है, बेसिक होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। तो ऐसी चीज़ जो H प्लस दे वो कहलाती है एसिड, ऐसी चीज़ जो OH माइनस दे वो क्या कहलाती है, बेस। तो अब वाटर में देखें, H प्लस भी दे रहा है, OH माइनस भी दे रहा है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस तो दोनों चीज़ें दे, उसको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है, जो जो एसिड की तरह भी रिएक्ट करे और बेस की तरह भी रिएक्ट करे। कोई रिएक्शन हो जिसमें एसिड की तरह रिएक्ट करना है वो H प्लस से देगा, और कोई रिएक्शन हो रहा है इसमें बेस की तरह रिएक्ट करना है वो OH माइनस से देगा। तो दोनों तरह रिएक्ट कर सकता है, तो एम्फोटेरिक कहला रहा है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बफर भी है। बफर का क्या मतलब है, कि चेंज इन पीएच को चेंज नहीं होने देगा, पीएच को चेंज नहीं होने देगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा एसिड आ गया तो ये क्या कर देगा, ओ एच माइनस देगा। ओ एच माइनस दे के क्या कर देगा, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके इफेक्ट को। अगर हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बेस आ गया तो ये एच प्लस दे देगा, एच प्लस देगा, बेस और एसिड आपस में क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और इस इफेक्ट को खत्म कर देगा। तो इसी इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, ये बफर है, ठीक है। अच्छा भाई, अगला हम देखते हैं एनॉमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। लास्ट टॉपिक है एनॉमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या है, वाटर का थोड़ा सा बिहेवियर जो है वो बिटवीन 0 and 4 सेल्सियस चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी हम टेम्परेचर कम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर को लो करेंगे, तो वो क्या करना चाहिए, उसको वो चीज़ क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब छोटी हो जाती है, ठीक है। ये तो बिल्कुल मतलब कॉमन सी बात है, कोई चीज़ का टेम्परेचर कम करेंगे तो वो क्या हो जाए, श्रिंक होती जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वो फैलती जाएगी, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और दूर होते जाएंगे और वो क्या कर जाएगी, फैल जाएगी। तो टेम्परेचर कम करते हैं क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। अच्छा, वाटर 4 और 0 के सेल्सियस में, 4 सेल्सियस से जब 0 सेल्सियस लाते हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। मगर ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये एक्सपेंड करेगा। वाटर वाटर क्या करेगा, इन टेम्परेचर में क्या एक्सपेंड करेगा। और
एक्सपेंड करने के बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम देखते हैं बुक में क्या मेंशन है। वाटर शो डिफरेंट बिहेवियर बिलो 4, ठीक है। तो ये क्यों करता है, ये क्या करता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड बिलो 4, ठीक है। ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, ये बिलो 4 सेल्सियस, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्या एक्सपेंड हो रहा है बट डिक्रीजेज डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी के बारे में आपको समझाता हूँ, डेंसिटी कैसे डिक्रीज हो रही है। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब कोई चीज़ एक्सपेंड हुई, एक्सपेंड होने का मतलब है उसका वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है कितनी जगह घेर है, तो एक्सपेंड हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप देखें ये इन्वर्स शो कर रहा है कि डेंसिटी, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होना चाहिए, अगर वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी बढ़ती। जो ये क्योंकि ऊपर है और ये रेसिप्रोकल में है, कोई भी हम चीज़ ऐसे जब लिखते हैं तो रेसिप्रोकल में जो जो चीज़ नीचे आ रही है वो उसका इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब कोई भी चीज़ की डेंसिटी कम हो वो ऊपर आ जाती है। जैसे हम अगर उसकी एग्जांपल लें, अगर हम कश्ती की एग्जांपल लें, कश्ती जो है वो समंदर में कैसे चल सकती है, क्योंकि उसकी वाटर से डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर जाती है। अगर उसकी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो तो वो वाटर के पानी के अंदर चली जाए। कश्ती को बनाया ऐसे जाता है कि वाटर से डेंसिटी उसकी कम रखी जाती है। तो इसीलिए क्योंकि अब जो है वो 0 सेल्सियस की क्या हो गई है, डेंसिटी क्या हो गई है, 4 से 0 के बीच में वो चीज़ क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने से उसकी डेंसिटी कम हो रही है। जब डेंसिटी कम होगी वो क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। वो ऊपर आएगी तो क्या बनाएगी, ऊपर आके जो है वो 0 सेल्सियस पे आपको पता है आइस बन जाती है। आइस एक लेयर बना लेगी और उस लेयर के नीचे पानी होगा। अब हम देखते हैं क्या है, वाटर क्या करता है, एक्सपेंड मैक्सिमली इन आइस कंडीशन, ठीक है। लो डेंसिटी ऑफ वाटर इन आइस बिकम लाइटर, ठीक है। जब वाटर की डेंसिटी कम हुई, वाटर क्या वो लाइट हुआ, जिसकी वजह से अब वाटर जो सरफेस के ऊपर आ गया, सरफेस के ऊपर आके जो हाई डेंसिटी ऑफ वाटर के ऊपर आ गए। देखें ये ऐसे है, मैं पहले मिटा के अब आपको समझाता हूँ ये। देखिए ये ऐसे है, अगर ये कंटेनर है एक, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल 0 सेल्सियस पे आ गया तो वो क्या बन गया, आइस बन गया। उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डेंसिटी कम होकर मैंने आपको बताया वो चीज़ क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। ऊपर आके इसने लेयर बना ली आइस की, और नीचे अभी फिर वाटर मौजूद है, ठीक है। तो आइस की जब ऊपर लेयर बन गई और नीचे वाटर मौजूद है, तो अब ऊपर लेयर बनने की वजह से नीचे जितनी भी लाइफ है वो मेंटेन है। जो एक्वेटिक लाइफ है, कोई ऐसी जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ होती है जो बर्फ के नीचे भी होती है, तो नीचे लाइफ मेंटेन रह सकती है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाटर आइस की क्या है, लेयर बन चुकी है। तो ये बात मेंशन है, जो आइस जो है वो अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर, वाटर की सरफेस के ऊपर आके लेयर बना लेता है। इट मेक्स लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर, ठीक है। फ्रोजन वाटर के नीचे लाइफ पॉसिबल हो जाती है। मैं आपको एक बार दोबारा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है ये समझना, ठीक है। फर्स्ट टाइम समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 से 0 सेल्सियस पे टेम्परेचर कम हो रहा है, मगर वाटर वाटर इसमें उल्टा बिहेवियर शो करता है। वाटर क्या करता है, इसमें एक्सपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के बजाय, ठीक है। एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने से क्या हो जाएगी, डेंसिटी इसकी हो जाएगी कम। जब डेंसिटी की चीज़ की कम हो जाए तो वो क्या कर जाती है, ऊपर आ जाती है। वो चीज़ ऊपर आ जाती है। जब ऊपर आएगी तो ऊपर आके 0 सेल्सियस पे कोई चीज़ ऊपर आए तो 0 सेल्सियस आपको पता है कि आइस बन चुकी होती है 0 सेल्सियस पे। तो ऊपर आके आइस बन जाएगी, नीचे अभी वाटर मौजूद होगा और उस वाटर में हमारे पास एक्वेटिक लाइफ मौजूद होगी। अब जो इसने ऊपर लेयर बनाई आइस की, उसके नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं उसमें एक्वेटिक लाइफ को जो है वो सरवाइव कर सकेंगे, क्योंकि एक लेयर बन चुकी है एटमॉस्फेयर और वाटर के बीच में। तो ये आपका टॉपिक है।